हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो नंबर 3। टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, हमने एक जस्ट समरी सी पढ़ी थी, कंडीशन ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। हमने लास्ट वीडियो में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कंडीशन पढ़ी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन या स्टेटस या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी कंडीशन क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए पढ़ते हैं। द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द वर्ड इज दिस। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बोला था कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आएगी तो ये वर्ड सबसे पहले आएगा, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि अगर हम सिंपल सी बात है वन वर्ड में या बिल्कुल छोटी फॉर्म में अगर हम डिस्क्राइब करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, तो अगर हम सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल दें तो वो अपने आप में ही काफी है। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि भाई अंग्रेजों के टाइम से पहले, अंग्रेजों के रूल से पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप थी। हाँ, हालांकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे उस टाइम पे भी डेवलप नहीं थी, मगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का हमारे पूरे वर्ल्ड में नाम था। तो वो जो कुछ भी इंडस्ट्रीज थी हमारे उस समय हमारे देश में, उसका भी बेड़ा गर्क कर देना, और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, उसको बोला गया है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया, ऐसी उन्होंने चाल चली, ऐसी उन्होंने रणनीति बनाई, जिससे ऐसा सिस्टम बनाया जिससे धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद होती चली गई और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का बोलबाला होता चला गया इंडियन मार्केट्स पे। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंडियन मार्केट एक सबकी नजर रहती है, प्रोड्यूसरों की नजर रहती है, सारे देशों की नजर रहती है कि इंडियन मार्केट पे कब्जा करना। क्योंकि यहां की मार्केट पे कब्जा करने का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा हो जाना। डिमांड ज्यादा हो जाने का मतलब क्या है? अर्निंग ज्यादा होना। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, यूज्ड इंडियन रॉ मटेरियल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को सिर्फ ब्रिटेन ने एज अ रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल करा। तो जो रॉ मटेरियल हमारे भारतवर्ष की इंडस्ट्रीज जो है उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहां इस्तेमाल हुआ? ब्रिटेन में जाके इस्तेमाल हुआ। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर रॉ मटेरियल हमारे यहां इस्तेमाल होगा ही नहीं तो पहली बात तो गुड्स ज्यादा बनेंगे ही नहीं। दूसरा पॉइंट, यूज्ड इंडियन मार्केट टू एनकरेज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। इंडियन मार्केट को एनकरेज मतलब इंडियन मार्केट को यूज किया गया ब्रिटिश प्रोडक्ट को एनकरेज करने के लिए, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि इंडियन मार्केट की सबकी नजर रहती है और कॉलोनियल रूल में तो पूरा कब्जा ब्रिटिशर्स का ही था, तो जाहिर बात है अपने प्रोडक्ट को जितना मार्केटिंग हो सके इंडिया में उतना उन्होंने करा। और उसका हमने प्रभाव भी देखा कि धीरे धीरे डिमांड पैटर्न जो है हम लोगों का भी सीधा अंग्रेजों की तरह होता गया। आज भी देखा जाए तो अंग्रेज चले गए, मगर कहीं ना कहीं अपनी छाप वो छोड़ गए हैं। आप भी, हम भी कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट को अब भी डिमांड करते हैं, तो वहीं से वो डिमांड होनी स्टार्ट हो गई। एंड दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रूइन हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म होती चली गई। देखिए, these are the characteristics of basically systematic deindustrialization. What is basically systematic deindustrialization? और systematic deindustrialization की वजह से हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, अब आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या होगी उस समय में। जाहिर सी बात है खराब ही होगी, पुअर ही होगी। तो आइए सीधा हम पढ़ लेते हैं, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यू टू सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन विच कैन बी हाईलाइटेड एज, अगर मैं बात करता हूं कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल बेकार थी। अब बेकार को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं कैरेक्टराइज करूं, तो मैं दो पार्टों में कैरेक्टराइज करूंगा कि एक तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड द सेकंड वन इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ब्लीक ग्रोथ मींस खराब ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए वो बिल्कुल खराब रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट।
ये बेसिकली क्या है, दीज आर द टू फीचर्स, दीज आर द टू यू कैन से स्टेटस ऑफ industrial sector on the eve of independence, and this happened due to the systematic deindustrialization. आइए स्टार्ट करते हैं. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ कैसे, हम बात ये जान चुके थे, हमने पहले वीडियो में भी इस बात को पढ़ा है कि हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने का सिस्टमैटिक किस तरीके से उन्होंने बनाया. सबसे पहले हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट, imposing हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट. जो हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड हमारे रिनाउंड थे, नाम थे, तो उसको एक्सपोर्ट करने में उन्होंने टैरिफ लगा दिया, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दिया. जब हैवी ड्यूटी लगा दी, धीरे धीरे उनकी डिमांड भी कम होती गई. दूसरा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. और जो कच्चा माल ब्रिटेन में जाने लगा, उस कच्चे माल पे जो ड्यूटी लगाई वो फ्री कर दी. देखो कैसे उन्होंने चाल चली कि जो जिसका भारत को भला हो सकता है हैंडीक्राफ्ट का, उस पे तो उन्होंने टैक्स ज्यादा लगा दिया. और जो ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है जिस चीज से कि रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, अगर उस पर भी टैक्स लगा देते तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन भारत में रहता, मगर उस पर क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया. तो इसका मतलब ड्यूटी फ्री होने की वजह से दबा के रॉ मटेरियल उन्होंने एक्सपोर्ट किया, मींस ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट किया भारत से. और किस लिए करा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, रॉ मटेरियल उन्होंने यूज करा अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड. और जो रॉ मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल करा जिससे उन्होंने गुड्स बनाए, या और भी अन्य गुड्स जो उन्होंने वहां के रॉ मटेरियल को यूज करके बनाए, वो गुड का सीधा यहां पर एक्सपोर्ट किया. और वो जो यहां पर एक्सपोर्ट हुआ, मींस हमारे लिए क्या हुआ, वो इंपोर्ट हुआ. जो ब्रिटेन से गुड्स मंगवाए जा रहे थे, इंपोर्ट किए जा रहे थे, वहां पर ड्यूटी फ्री कर दिया. अब आप खुद सोचिए, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि धीरे धीरे हमारा डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो गया. कारण क्या हुआ कि जब बाहर से गुड यहां पर आए, वो ड्यूटी फ्री आए, तो वो थोड़े से चीप, लोगों को चीप लगने लगे सस्ते लगने लगे, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है. आज कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलिए जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, अगर वो सैमसंग का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, वहां पे वो और उस पर टैक्स गवर्नमेंट जो है कम कर दे, तो वो सस्ता हो जाएगा. सस्ता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम दबा के उसको ज्यादा खरीदेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है. क्योंकि एज ए कंज्यूमर सबसे पहले हम अपना भला देखते हैं. ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो चीज हमें सस्ती पड़ती है, जो चीज हमें चीप एंड बेस्ट पड़ती है, हम उस चीज को खरीदते हैं. तो हुआ क्या, जो ड्यूटी फ्री कर दिया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहां पे आने लगा धीरे धीरे, तो यहां पे उसकी डिमांड बढ़ने लगी. और हुआ क्या, फेस्ड टफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स. वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां पर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, वो ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाए. जितना हो सकता है उन्होंने कंपटीशन करा, मगर कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, आप खुद सोचिए. जो हाथ से बना हुआ गुड है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हाथ से बना हुआ गुड है वो महंगा हो गया, वो महंगा हो जाता है. और जो मशीन से बना हुआ गुड है वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि मशीन से बना हुआ गुड हमेशा उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है. जो वहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, इस वजह से इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, तो वो सस्ता हो जाता है. तो उसकी वजह से हुआ क्या, धीरे धीरे आप फिर वही बात घूम घूम के आ जाती है कि हमें अगर दो चॉइस मिल जाए तो हम हमेशा सस्ता वाला प्रोडक्ट देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि इट इज मेड इन इंडिया और समवेयर एल्स. तो वही चीज हुआ धीरे धीरे, और कुछ फोर्सफुली भी मतलब उस चीज को बढ़ावा दिया गया, जिससे हुआ क्या, कंपटीशन नहीं झेल पाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. रिजल्ट क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. देखिए, एक तो जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया, और जो जिसकी हालत पहले से खराब थी तो उसका भला होने का तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते. तो जो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहां बैड ग्रोथ हुई, मतलब बेकार ग्रोथ हुई, स्लो ग्रोथ हुई, ब्लीक ग्रोथ हुई. क्या हुआ उसमें कि हार्डली देयर वाज एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. देखिए, हम ये बात जानते हैं, आयरन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती है, आयरन और इंडस्ट्रीज जो होती है, ये इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो मशीनरी बनाती हैं, जो ऐसी मशीनरी जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है. अब सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए कैपिटल गुड ही नहीं बनेगा तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा. तो जो इंडस्ट्री का कोर एलिमेंट है, जो इंडस्ट्री की बेसिक इंडस्ट्रीज हैं,
वो इंडस्ट्रीज बहुत ना के बराबर थी उस समय पे। जब वो इंडस्ट्रीज ही ना के बराबर थी तो और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा कैसे मिलेगा? एक सिंपल सी बात है, छोटी मोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो आयरन और इंडस्ट्रीज पे या जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, उनके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। और बेसिक इंडस्ट्रीज थी कम, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कम थी, इसी वजह से ग्रोथ जो है बिल्कुल ना के बराबर या बेकार ही कह सकते हैं उसको, वो हुई। दूसरा कि अब जैसे हम जानते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, टोटल प्रोडक्शन पर, वो कितना था? बहुत ही कम था। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू जीडीपी वाज एक्सट्रीमली लो, बहुत ही ज्यादा कम था। क्योंकि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 72% हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कहां एंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, और बाकी के 28% हम जानते हैं टेरिटरी सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बहुत ही कम था। कारण उसका हम जानते हैं कि उसका जो ग्रोथ थी वो बहुत ही बेकार थी। और फिर और ग्रोथ बेकार होने का क्या कारण था? अब देखिए, हम जानते हैं कि जब तक अब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर हमारे आसपास की जो इंडस्ट्रीज है, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं देंगे तो वो डेवलप नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात है, वो जी नहीं पाएगी। तो उस समय भी होता क्या था, जो भी रेलवे डेवलप किए गए थे या जो भी रोड्स बनाई गई थी या जो मींस ऑफ कम्युनिकेशन था, वो सिर्फ ब्रिटिश अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने में, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में ही यूज करते थे। देखिए लिखा हुआ है, रेलवेज, रोड्स एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन वर ओनली यूज्ड फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपेंशन इन द इंडियन मार्केट। मींस ऐसी ऐसी जगह रोडें बनाई गई थी जहां पर उनको पता है कि यहां प्रोडक्ट हमारा सप्लाई होगा, और रेलवेज भी सिर्फ उनके लिए ही लगभग उतनी ही लिमिटेड थी जहां ब्रिटिश गुड्स को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यह भी कारण रहा है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में उस समय बहुत ही खराब हालत थी। एंड ये बात हम देखिए लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो बैकवर्डनेस थी उसका कारण ये भी था कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी सेक्टर हो, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहां पे भी वही कारण रहा है। देखो वहां पे भी वो पॉइंट लिखेंगे हम, यहां पे भी वही पॉइंट लिखा है हमने, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो बस सिंपल सी चीज है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए ये आप डायरेक्टली इसको एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे लिख भी सकते हैं। टोटली आपका पैकेज है नोट्स का। अगर जस्ट इन केस 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यार ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिएगा और ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा। एक सिंपल सी बात है। और अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा पैकेज आपके लिए तैयार है, क्योंकि ये जो पार्ट समझा रहा है ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझा रहा है, और सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग टॉपिक नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टेटस बताने का सबसे पहला पड़ाव है। कि क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी पोजीशन रही है, जो भी कंडीशन रही है, ओनली दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो पूरा पैकेज हो गया 6 मार्क्स का, ये हटा लीजिए, ये नीचे वाला हो गया 4 मार्क्स का। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं आप, जवाब आपको तुरंत मिलेगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।